हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री द थर्ड चैप्टर ऑफ द स्टैंडर्ड 12th एनसीईआरटी बुक विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन से करंट प्रोडक्शन का सेल का स्टडी करते हैं। देखते हैं क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, फिर बुक के थ्रू एक एक टॉपिक करके देखेंगे। एक लेक्चर में फिर सारा का सारा चैप्टर एक साथ देखेंगे, समझने की कोशिश करते हैं और साथ में बुक पढ़ते हुए नोट बनाने की कोशिश आप लोग कीजिए। टॉपिक जो इसमें पढ़ना है, सबसे पहला पढ़ना है सेल। आपको एक चीज़ बता दूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्सटेंशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स अगर समझ में आ गया है अच्छे से 11th का 8th चैप्टर सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर, तो ये समझना बड़ा ही आसान होगा और इजी होगा। तो रिडॉक्स चैप्टर को अच्छे से देख लीजिए और इस पर देखिए। रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ना था। ऑक्सीडेशन रिडक्शन से ही इलेक्ट्रॉन का लूज और गेन, उसी लूज गेन को अरेंज करके हम लोग सेल का स्टडी करेंगे। तो सेल क्या है? सेल एक ऐसा कंटेनर है जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन होगा और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होगा, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होगा। उस लूज और गेन का इलेक्ट्रॉन दो अलग सेपरेट कंटेनर में होगा जो इलेक्ट्रोड कहलाएगा, एनोड और कैथोड कहलाएगा, और उसके बीच में करंट का फ्लो होगा। तो सेल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये दो टाइप का होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। कंसेप्ट छोटा ही होता है, शब्दों को समझना होता है और कई शब्द में कई तरीके से समझाया जा सकता है। वेरी शॉर्ट में बस इतनी ही सी बात होगी। पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल में कितने भाग होंगे? इलेक्ट्रोलाइट होगा। इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस को कंटेन करने वाला सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन का एक्सटेंशन पार्ट हुआ। इलेक्ट्रोड होगा, मीन्स एलिमेंट्स और इलेक्ट्रोलाइट दोनों कांटेक्ट में होगा, जहाँ पर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा इसको इलेक्ट्रोड कहेंगे। साल्ट ब्रिज होगा, दोनों इलेक्ट्रोड को, एनोड और कैथोड को जोड़ने वाला जो होगा उसको साल्ट ब्रिज कहेंगे। ये भी इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग सॉल्यूशन ही होगा। और वोल्टामीटर होगा जिसमें इलेक्ट्रोड, साल्ट ब्रिज और इलेक्ट्रोलाइट्स ये सब कंटेनर एक साथ कंटेन रहेंगे। बोले तो बैटरी जो होता है वो होगा। टोटल वोल्टामीटर बाहर का कंटेनर होगा। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, जिस पर ऑक्सीडेशन होगा एनोड होगा, जिस पर रिडक्शन होगा कैथोड होगा। तो ये दो टाइप का होगा इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड होगा। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड और रिडक्शन इलेक्ट्रोड होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कारण इलेक्ट्रोड पर जो चार्ज डिपॉजिट होगा, एक्युमुलेशन होगा, उसके कारण जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन, दैट इज 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए इलेक्ट्रोड पर जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। ईएमएफ ऑफ द सेल, जब सेल कंस्ट्रक्ट होगा, जब करंट यूज नहीं होगा तो उस समय जो उसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होगा उसको ईएमएफ ऑफ द सेल कहेंगे। और सेल पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंस के बराबर होगा। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप का होगा, चूँकि दो इलेक्ट्रोड है, एनोड और कैथोड। ऑक्सीडेशन जिस पर होता है एनोड, और उसके कारण जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होगा उसको ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। और रिडक्शन के कारण जो कैथोड पर होगा उसके कारण जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसके रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को सेल पोटेंशियल कहेंगे। जब ये यूज नहीं होगा तो उसी को ईएमएफ ऑफ द सेल कहेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंस को। सेल रिएक्शन क्या होगा? जब सेल में टोटल रिएक्शन जो एनोड और कैथोड पर जो होगा वो रिएक्शन को हाफ सेल रिएक्शन कहेंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो सेल रिएक्शन होगा। मीन्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होता है टोटल कंटेनिंग शो करने वाला रिएक्शन उसको सेल रिएक्शन कहेंगे। और जो ऑक्सीडेशन होगा उसको सिर्फ शो करेगा वो हाफ सेल रिएक्शन होगा, एनोड सेल रिएक्शन होगा। और जो रिडक्शन शोइंग रिएक्शन होगा सेल रिएक्शन का पार्ट, उसको बोलेंगे हाफ सेल रिएक्शन, मीन्स रिडक्शन सेल रिएक्शन कहेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इलेक्ट्रोड को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सेल कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो कटायन और मेटल के स्लैश डाल करके रिप्रेजेंट करते हैं। और एनोड और कैथोड के बीच में डबल स्लैश साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगल स्लैश ट्रांसपोर्टेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है, विदाउट साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से सेल रिप्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंट होता है। और ई लगा करके जब लिखते हैं, ई के नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं तो सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट करता है, और ई के नीचे सेल लिखते हैं तो उसको सेल पोटेंशियल रिप्रेजेंट करता है। ये सब सिलेबस हम लोग को देखना है इस चैप्टर में। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो इसको डिटरमाइन करने के लिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं जिसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक कंटेनर होता है, इसमें HCl 1 मोलर कंसंट्रेशन पर लेते हैं और 1 बार प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस उससे पास करवाते रहते हैं। इस मैनेजमेंट को, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। 0 होने के कारण एनोड पोटेंशियल कैथोड पोटेंशियल इक्वल होता है, इसलिए इसको रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड कहते हैं। यूज ऑफ इलेक्ट्रोड केमिकल सीरीज क्या है? जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लेते हैं और इससे जो हर एक अलग अलग एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करते हैं। तो उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। और इसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है हमें ये पता करना है कि कौन सा एलिमेंट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करेगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम करेगा, किस एलिमेंट का एनोड बनेगा, किस एलिमेंट का कैथोड बनेगा, तो सेल के कंस्ट्रक्शन में कैसे उसका यूज होगा। उसके बाद कौन एसिड से रिएक्शन मेटल करेगा, कौन मेटल एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन रिएक्टिव है, ये सब डिटरमाइन करने में इलेक्ट्रोड केमिकल सीरीज का उपयोग होता है क्वांटिटेटिवली। नस्ट इक्वेशन क्या है? 1 मोल कंसंट्रेशन पर हम लोग अगर यूज करेंगे तो डिटरमाइन करेंगे तो उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, लेकिन 1 मोल कंसंट्रेशन से अगर अलग डिटरमाइन करेंगे तो उसके लिए जिस इक्वेशन का यूज करेंगे उसको नस्ट इक्वेशन करेंगे। नस्ट इक्वेशन ई नॉट सेल इजकल टू होता है ई नॉट सेल माइनस RT/NF ln Kc, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये नस्ट इक्वेशन होता है। रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल डेल्टा जी और ई नॉट सेल के बीच में रिलेशन देखना होता है, तो होता है डेल्टा जी इजकल टू माइनस NF ई नॉट सेल, ये चीज़ हम लोग को देखना है। रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड सेल पोटेंशियल दैट इज के से क्या रिलेशन होता है? तो ई नॉट सेल इजकल टू होता है RT/NF ln Kc, इलेक्ट्रोड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। रेसिस्टेंस उसके बाद हम लोग को देखना है। रेसिस्टेंस क्या है? R, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकता है मेटल में। रेसिस्टिविटी क्या है? जब यूनिट लेंथ, यूनिट हाइट, यूनिट ब्रेथ का, मीन्स यूनिट वॉल्यूम का जो कंडक्टिविटी रेसिस्टेंस होगा उसको रेसिस्टिविटी कहेंगे। रेसिस्टेंस का अपोजिट जो होगा उसको कंडक्टेंस कहेंगे, G से डिनोट करेंगे। और रेसिस्टिविटी का उल्टा जो होगा उसको कंडक्टिविटी कहेंगे, उसको कप्पा से डिनोट करेंगे कैसे। मोलर कंडक्टिविटी, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टिविटी होगा उसको मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो मैक्सिमम कंडक्शन शो होगा, कंडक्टिविटी जो शो करेगा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, उसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग सेल कांस्टेंट का यूज़ करते हैं, G=L/A, और उसको डिटरमाइन करने के लिए एक सेल बनाते हैं और सेल को नॉन कंसंट्रेशन से, नॉन मोलर कंसंट्रेशन से उसको डिटरमाइन करते हैं। डिटरमाइन करने के लिए सॉल्ट ब्रिज का यूज़ करते हैं। सॉल्ट ब्रिज में 5 रेसिस्टेंस होता है जिसमें से 2 फिक्स होता है, बीच में जो होता है वो वैरी करवा कर उसमें करंट को 0 करते हैं और वैरी का रियोस्टेट के लिए करते हैं, और एक अननोन जिसको जोड़ते हैं उससे होता है। इसका रेशियो हो जाता है वहाँ से R1/R2 इजकल टू R2/R3/R4, और इस रेशियो से हम लोग क्या करते हैं, साल्ट ब्रिज को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, रेसिस्टेंस को डिटरमाइन करते हैं। तो ये हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ द सेल कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं डी-बाई-हकेल इक्वेशन देखते हैं। डी-बाई-हकेल इक्वेशन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से जुड़ा होता है, जो बड़ा ही क्लोज होता है नस्ट इक्वेशन के। लेमडा m इजकल टू होता है लेमडा m नॉट माइनस AC⁴ जहाँ पर C कंसंट्रेशन है और A डी-बाई-हकेल कांस्टेंट है, जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। फिर हम लोग देखेंगे कोलार्ज लॉ होता है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज होता है। लेमडा m नॉट इज इक्वल टू उसके कटायंस और अनायंस के, जो इलेक्ट्रोलाइट कटायंस और अनायंस का जो कंडक्टिविटी है उसके एडिशन के बराबर होता है। मीन्स लेमडा m नॉट इज इक्वल टू कटायन लेमडा नॉट और प्लस कटायन अनायन लेमडा नॉट होता है। फैराडेज लॉ, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है क्या, उस 2 लॉ पढ़ना होता है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ कहता है कि जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट होगा वो मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट होगा। जबकि दूसरा कहता है कि इक्वल जब चार्ज पास करवाएंगे, इक्वल क्वांटिटी ऑफ जब चार्ज पास करंट पास करवाएंगे किसी भी कंटेनर से, चार्ज या करंट पास करवाएंगे, तो जो अमाउंट जो डिपॉजिट होगा वो इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से इक्विवेलेंट मास भी आता है और दो लॉ आता है।
इलेक्ट्रोलिटिक प्रोडक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक प्रोडक्ट होता है कि जब करंट पास करवाएंगे तो एनोड और कैथोड पे कौन कौन सा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, एनोड पे कौन सा, कैथोड पे कौन सा, और कितना कितना डिपॉजिट होगा। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट पे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है। अगर दो ही कटायन और अनायन है तो कटायन क्या होगा, रिड्यूस होकर कैथोड पे जाएगा, अनायन है तो ऑक्सीडाइज होकर के एनोड पे डिपॉजिट होगा। लेकिन अगर दो से ज़्यादा होगा तो ओवर वोल्टेज की बात होगी, जो छोटा कटायन होगा वो फास्टली मूव करेगा, तो भारी वालों को पाप मूव करवाने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको ओवर वोल्टेज कहते हैं। तो इस तरह से ओवर वोल्टेज और जब मोर देन वन आयन है तो उसमें किसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम या ज़्यादा है उस पर डिपेंड करता है कि कौन रिड्यूस होगा, कौन ऑक्सीडाइज होगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलिटिक प्रोडक्ट डिटरमाइन करने के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओवर वोल्टेज, नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, ये 4 फैक्टर को मिला करके इलेक्ट्रोलिटिक प्रोडक्ट डिटरमाइन होता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप का हो सकता है। जो चार्ज हो पाएगा उसको सेकेंडरी सेल कहेंगे, रीयूज हो पाएगा चार्ज हो पाएगा, और जो नहीं रीयूज हो पाएगा जिसको चार्ज नहीं कर पाएंगे उसको प्राइमरी सेल कहते हैं। ड्राई सेल क्या होता है, जिसमें कि लेकेलांसे सेल भी उसको कहते हैं, जिसमें जिंक जो जनरल यूज होता है बैटरी सब में, जो टॉर्च सब में यूज होता है वो, जिसमें कि कार्बन कैथोड का काम करता है और जिंक कंटेनर एनोड का काम करता है, और इसमें अमोनियम क्लोराइड और ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। इसमें कार्बन डस्ट पार्टिकल्स के रूप में प्रेजेंट रहता है। लेड स्टोरेज बैटरी होता है, लेड और लेड ऑक्साइड, पीबी और पीबीओ का एनोड कैथोड बना होता है, और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड 36% जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। फ्यूल सेल होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, उसमें KOH इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, और H2 गैस और O2 गैस एनोड कैथोड पे जमा होता है, में प्योर वाटर प्राप्त होता है और उससे एनर्जी मिलता है। तो H2 + O2 = H2O से जो एनर्जी प्राप्त होता है वो फ्यूल सेल होता है। कोरोजन क्या होता है कि अगर कोई भी मेटल पॉल्यूटेड एयर के कांटेक्ट में आ जाए और उसके कांटेक्ट में आने के बाद जो वो कोरोड होता है, मीन्स वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, बर्बाद होता है, तो उसमें कटायन और इम्प्योरिटीज इलेक्ट्रोलाइट जैसा बिहेव करता है, और एयर एनोड जैसा भी कैथोड जैसा बिहेव करता है, और मेटल एनोड जैसा बिहेव करता है। इस तरह से कोरोजन में भी करंट प्रोड्यूस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप हो जाता है, और उसमें क्या होता है कि करंट प्रोड्यूस होता है। तो कोरोजन भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जैसा ही होता है। कोरोजन को प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो गैल्वेनाइजेशन करने से, उसके ऊपर रिएक्टिव मेटल लगाने से, एनोडाइजेशन से, ऑयल और ग्रीज लगा करके। तो इस तरह से इतने टॉपिक्स हम लोग को 37 टॉपिक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 नंबर का जनरली क्वेश्चन आता है। इससे भी नॉस्ट इक्वेशन, फैराडेज लॉ और कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी से क्वेश्चन पूछा करता है। तो हम लोग इस चैप्टर को शुरू करेंगे, एक एक टॉपिक को अच्छे से देखेंगे और बुक के थ्रू करते हुए बढ़ेंगे। पढ़िए, टेक केयर।